कब बनता है? पिता के 4 साल के मरने के बाद। इसे पता चलता है अशोक 273 से लेके 273 में जब बिंदुसार की मृत्यु होती है, लेकिन अशोक शासक बनता है 269 में। तो इससे क्या पता चलता है? अशोक जो है 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी की लड़ाई में फंसा हुआ रहा। अशोक पे इल्जाम लगता है कि उसने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या करनाने के बाद ही साम्राज्य को प्राप्त कर पाया था। ठीक है, चलिए। तब महाबोधि वंश चीनी बौद्ध ग्रंथ एवं, ठीक है, हाइवान चूलिन तथा तारानाथ कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हुआ। अपने भाइयों का वध करने अशोक ने साम्राज्य को प्राप्ति की। ठीक है, किस शासक ने, ठीक है, सॉरी, किस किस लेखक ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? कार्ल मार्क्स ने, आदिनाथ ने, मेगास्थनीज ने, या फिर तारानाथ ने? तारानाथ ही बताया था। हम लोग चर्चा किए थे इसका, बोले थे याद रख लेने के लिए। मुझे भागवत है वो थी। देखिए, समकालीन जब बौद्ध ग्रंथ या फिर जैन ग्रंथ का जो चर्चा होती है ना, तो उसमें समकालीन ग्रंथ है, कहीं भी मतलब बिंदुसार के बारे में ये नहीं बताया गया है सो मतलब 16 राज्यों का विजेता था। ठीक है, लेकिन तारानाथ के लेख है, तारानाथ के किताब जैसे कंगीर और तंगीर, क्या लिखा गया है? कंगीर और तंगीर। ठीक है, ये उसी में 16 राज्यों का विजेता इसे बताया गया। ठीक है, अशोक का राज्यारोहण कब होता है? कब होता है? 269 ईसा पूर्व में, जबकि वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सुसीम को राजतिलक करने की आज्ञा दी, परंतु अमात्यों ने छल द्वारा अशोक का राजतिलक करा दिया। इस पर अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन सत्ता हथिया ली थी। उसके राज्याभिषेक तथा सिंहासनरोहण के बीच 4 साल का अंतर होने के कारण उत्तराधिकार के युद्ध हो सकता है। ठीक है, मतलब बिंदुसार किसे शासक बनाना चाहता था? सुसीम को। सुसीम। सुसीम को, लेकिन बन कौन गया? अशोक। कौन बन गया? अशोक, क्योंकि अशोक को कौन पसंद करता था? सा- अमात्या। अमात्या कौन होते थे? जस्ट लाइक मिनिस्टर्स। ठीक है, महाबोधि में उसकी माता का नाम धम्मा तथा इसी ग्रंथ में टीका में उसका नाम, ठीक है, अगमहिषी बताया गया। ठीक है, महाबोधि, महाबोधि वंश में उसकी माता का नाम धम्मा तथा इसी ग्रंथ में टीका में उसका नाम अगमहिषी बताया गया, परंतु इतिहासकारों से प्राप्त साक्ष्यों से विश्लेषण से ये निश्चित किया गया कि उसकी माता का नाम क्या था? शुभदांगरी था। क्या नाम था माता का नाम अशोक के? शुभदांगी। शुभदांगी। ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। और कहाँ पे? मेत्तूर में मिलता है। किस में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, मेत्तूर। और इसमें क्या आदि करके क्या नाम था उसका? क्या बताई थी सुमन? ओलम करके क्या नाम था उसका? नेदी ओलन की कुछ था ना, नेदी ओलन की ओदी ओलन, उसमें भी अशोक है। ठीक है, तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में इसे देवान प्रिय तथा देवान देव नाम पियदसी आदि उपाधियों से विशोभित किया गया है। तो पुराण में क्या मिलता है? पुराण में अशोक वर्धन, अभिलेख में देवान मपिये, ठीक है, देव नाम पियदसी। ठीक है, सारे के सारे अशोक के नाम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट है जिसने कहा कि ये राजा प्रजा का सेवक है। मतलब राजा क्या है? प्रजा का सेवक है। ठीक है, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कल्याणकारी राज्य किए। प्रजा के समस्याओं का समाधान हेतु महापात्रों एवं राजकों की नियुक्ति भी अशोक ने ही की थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग के समय उसका युद्ध है, जो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? अरे 8वां वर्ष, कितना आसान तो है। 269 में शासक बने थे, 8 साल घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, क्योंकि ईसवी क्या आता था? पीछे आता था ना, ईसा पूर्व। क्या होगा? 261 बीसी में। ठीक है, 13वें शिलालेख में लिखा है कि 1,50,000 शत्रु बंदी हुए, 1,00,000 हत हुए, मतलब मार दिए गए। उनमें से कई गुना मर गए। ठीक है, अशोक का हृदय इस घटना से इतना द्रवित हुआ कि उसने शपथ ली कि साम्राज्य विस्तार के लिए वो कभी भी शस्त्र नहीं ग्रहण करेगा। इसके बाद, ठीक है, मेरी घोष के नाम धम्म घोष तथा शांति परिणाम गूंजने लगा। अभिलेख से पता चलता है कि, ठीक है, वो बौद्ध भिक्षु, ठीक है, उपगुप्त से प्रभाव में बौद्ध अनुयायी बन गया। ठीक है, किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? उपगुप्त।
उपगुप्त से, ठीक है। अशोक की उदारता उसकी, ठीक है, अशोक की उदारता उसकी सार्वभौमिकता थी। उसने अपने धार्मिक विचार प्रजा पे लादने का प्रयत्न नहीं किया, जो कि अभी थोड़े पहले भी हम डिस्कशन करवा रहे थे, तो उसने सब बताया ही थे। अन्य संप्रदायों का भी अपनी संरचना का लाभ ये भी बताया था। आजीविकाओं के लिए बराबर गया में गुफाएं तैयार करवाया, ठीक है। आजीविका को देने के लिए क्या करवाया, गुफा दिलवाई उन्होंने, ठीक है। अशोक ने अभिलेख वहाँ आज भी अंकित है। तृतीय वर्षंगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर 251 में दिया रहा है तो आप लोग हताश मत होइएगा, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। और इसकी बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने, मोगलीपुत्र तीस ने की। किसने की, मोगलीपुत्र तीस ने की, जिसको अध्यक्षता में करवाया था। अष्टम शिलालेख में, आठवां शिलालेख में बोध गया में, ठीक है, यात्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, आठवां शिलालेख। सर ठीक है। और अपने आई थिंक 20वें वर्ष में की थी। और लुम्बिनी का कितने वर्ष में की, होगा? उल्टा बता दिए क्या, लुम्बिनी बोध गया का 10वां वर्ष होगा, नहीं, जी, एगो 10वां होगा, एगो 20वां होगा। लुम्बिनी 20वां होगा तो फिर सही है। बोध का सर क्या 10वां बताया है था, जी सर। आठवें वर्ष क्या बताए थे सर, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पे कलिंग पे आक्रमण किया था। 8वें वर्ष में क्या किया था मिस प्राची, कलिंग पे आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया, कलिंग पे आक्रमण किया। जब कलिंग पे आक्रमण करेगा तो काफी उसका आत्मा जो है पिघल जाता है, ठीक है। 100 चूहे को मार के बिल्ली हज को चरी, वही वाला कहानी। उतना मार काट करने के बाद काफी मतलब क्या नर्म स्वभाव का हो जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और 10वां वर्ष जाता है बोध गया की यात्रा। बोध गया की यात्रा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहीं पे बौद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बुद्ध के लिए पवित्र स्थान था, ठीक है। 20वें वर्ष जाता है लुम्बिनी की यात्रा करने जाता है। कहाँ जाता है, लुम्बिनी। लुम्बिनी का यात्रा क्यों करने जाता है, क्योंकि वहां पे बुद्ध भगवान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब लुम्बिनी की यात्रा करने पे जाता तो वहां पे टैक्स को क्या करेगा, कम करेगा कि बढ़ा देगा, बढ़ा कौन करता है? बढ़ा देगा। कम बाप रे बाप, कम पूरे जेल करेगा। होना चाहिए, ठीक है, बात बोलने के लिए, ठीक है। बुद्ध भगवान की जगह पे जाएंगे तो वहां के लोगों को आराम देंगे, उनके टैक्स को कम करेंगे कि बढ़ा देंगे, वहां पे जाके टैक्स कम कर देंगे, ठीक है। बहुत कम कर दिया था टैक्स को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आई थिंक 1/8 कर दिया था सर टैक्स को। 12.5% कितना होगा, 12.5% कितना होगा, 1/8। 1/8 सर। हाँ, हाँ, तो वही 1/8 1/8 कर दिया था, ठीक है। हम्म, चलिए, यहाँ पे जब अष्टम शिलालेख से उन्हें बोध गया यात्रा का उल्लेख है। यह अस्थविर शाखा का बौद्ध था। अष्टांगिक मार्ग के प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेज दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा, श्रीलंका श्रीलंका। तो श्रीलंका जब गए तो इनके पुत्र एवं पुत्री खाली हाथों गए क्या, कि कुछ लेकर गए, लेकर ही गया। बुक्स वगैरह क्या लेकर गए होंगे, क्या ले गए सर, वो तो धर्म के बुद्ध प्रचार बोधि के लिए वृक्ष अलग लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, बोधि वृक्ष लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, बोधि बुद्ध वृक्ष। और श्रीलंका में बोधि वृक्ष लगा दिया जाता है। जब भारत में जब आरोप लगता है से इसने, क्या नाम था इसका नाम, शशांक। बंगाल का शासक का नाम क्या था, हाँ, शशांक ने जब बोधि वृक्ष को जब कटवा दिया था, तो फिर हम्म, कहाँ से बोधि वृक्ष लाके भारत में लगाते हैं, वही श्रीलंका से बोधि वृक्ष को लेकर फिर भारत में लगाते हैं। इसीलिए फैक्ट बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, ठीक है। इस तरह अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत हुआ, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेखों के अनुसार, ठीक है। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के महावंश में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रचारक कौन होते हैं, धर्म को प्रचार करने वाला, ठीक है। जैसे महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, मत झांतिका को कश्मीर और गंधार भेजा, महारक्षित इंपॉर्टेंट है, महारक्षित का ध्यान रखें, ठीक है, यूनान भेजा, महाधर्म रचित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को महर्षि मंडल मैसूर भेजा, रक्षित को वनवासी भेजा, वनवासी कर्नाटक को बोलते थे, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धर्म रचित को धर्म रचित को कहा, अपरांतक भेजा, मजी को हिमालय देश भेजा, और सोनार उत्ता को स्वर्ण भोजी भेजा, जो कि मतलब इंडोनेशिया वगैरह को बोलते थे। स्वर्ण भूमि इंडोनेशिया की म्यांमार, इंडोनेशिया को बोलते थे। म्यांमार है क्या है, जो भी हो, अच्छा नहीं, वो मिड बॉर्डर इधर का भेजा था, बता ठीक है, दक्षिणी पूर्वी की तरफ भेजा था, ठीक है। या तो स्वर्ण स्वर्ण सर इंडोनेशिया को ही बोलते हैं, ठीक है। जो भी, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है, मतलब विभिन्न देशों पे भेजा, किसको भेजा, धर्म प्रचारक को भेजा। धर्म प्रचारक कौन थे, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ महावंश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
अब चलिए, इस प्रकार विभिन्न उपायों द्वारा इसने राज्य के अंदर और 12 धर्म का प्रचार करवाया, अहिंसा के प्रचार के लिए युद्ध बंद कर दिए। ठीक है, युद्ध बंद कर दिया गया, जितने भी युद्ध बंदी थे ना सबको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, जीवों को वध करने के लिए प्रथम शिलालेख में व्यक्ति के, देखिए अशोक के अभिलेख पढ़िएगा ना, तो डीपीएसपी जो होता है ना, भारतीय संविधान का डीपीएसपी, ठीक है ना, राज्य का नीति नीति सिद्धांत, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, तो अहिंसा के बारे में उसमें भी दिया गया है, फटनिटी भाईचारे की बात है ही, तो लगभग चीज जो है ना सबको भारतीय संविधान के कहीं ना कहीं राज्य के नीति नीति सिद्धांत में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जीवों का वध पे रोक लगा दिया गया, प्रथम शिलालेख में विभक्ति जारी की गई, मतलब एक तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता था, नहीं बोले प्रेस का विज्ञप्ति जारी करना, उसी तरह प्रथम शिलालेख में यही जारी किया गया कि भाई साहब राज्य में जीवों का वध नहीं होगा। उसने किस सारे प्रकार के सामाजिक उत्सव को बंद कर दिए गए, जैसे सूरापान आर्टिकल 47, मांस भक्षण 48, मल युद्ध, ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए वो, ठीक है, बिहार इतना ये सबको बंद कर दी गई। ठीक है, बहुत सारे चीजों है ना राज्य के नीति सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार यात्राएं बंद कर दी गई और मतलब उसके स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की गई। ठीक है, बिहार यात्रा क्या होता था, पति बिहार पत्नी यात्रा होता जब था जब जाते थे, कहा जाता पति पत्नी, बिहार यात्रा होता था मतलब जाते थे, जब जहाँ पे बौद्ध जो स्थल होते जहाँ पे बौद्ध साधु लोग रहते थे, वहां पे जिनका वो नहीं होता था, क्या बोलते थे उसको यार, अरे इसको क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का आकार वाला जो था उसको क्या बोलते थे उसको, पूजा स्थल, चैत चैत, क्या बोले, चैत्य पे जो पूजा अर्चना जो करने जाते थे उस सबको बंद करवा दिया था। ठीक है, और उसके जगह धर्म यात्रा मतलब धार्मिक यात्रा प्रारंभ किया था। उसके राज्याभिषेक के 14 वर्ष में धम्म महापात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, यह अधिकारी जो था इसका काम क्या था, तो इसका काम था मुख्यतः राज्यों में देखना से लोग जो है, ठीक है, सही से धर्म के सिद्धांतों को पालन कर रहे कि नहीं, एक तरह का नैतिकता अधिकारी था। क्या था, नैतिकता। तो कब किया था, 14वें वर्ष में किया था। इसकी जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती है, किसमें मिलती है, 5वें शिलालेख से मिलती है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, प्रथम शिलालेख में, ठीक है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में बात करेंगे तो इसके कलिंग के आक्रमण है, 13वें शिलालेख में भी राज्यों का उल्लेख किया गया। 5वें शिलालेख में क्या है, तो 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। तृतीय शिलालेख में कुछ अधिकारी की नियुक्ति की बात की, जिसमें युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, ये सारे के सारे क्या थे, अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नामों का उल्लेख है। ठीक है, 232 ईसा पूर्व में 40 वर्षों के दीर्घ शासन के बाद अशोक का निधन तक्षशिला में हो गया, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला में बात करेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला थे ना विश्वविद्यालय, यहाँ का एक बड़ा ही मेधावी छात्र, यहाँ से जो भी छात्र निकलते थे ना, समझिए कि बहुत मेधावी होते थे, चाणक्य जो थे यही के छात्र थे। ठीक है, चलिए बात करेंगे सारनाथ का सिंह, सारनाथ का सिंह शीर्षयुक्त स्तंभ। ठीक है, जो कि आपको यूपीएससी के क्वेश्चन में मिला है कि नहीं, मिला है ना, और बनाया ना आज, उसके धर्म चक्र को भारत राष्ट्र ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, सर्वहितकारी साक्षर अशोक के, ठीक है, प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया, लेकिन क्या सारनाथ का पूरा हिस्सा को भारत सरकार ने अपनाया है क्या, नहीं, सिर्फ टॉप का लिया है। टॉप का हिस्सा लिया। ठीक है, ये भी कभी प्रश्न पूछ सकता है, टॉप का हिस्सा लिया, पूरा हिस्सा को भारत सरकार ने नहीं अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। अशोक के उत्तराधिकारी के विषय में प्रामाणिकता की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अशोक का एक लघु अभिलेख में उसके पुत्र तीबर, क्या नाम है, तीबर का उल्लेख है, परंतु अन्य, ठीक है, साक्ष्यों के कारण उसे अशोक का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद, ठीक है, 6 शासकों ने शासन किया। नागार्जुन पहाड़ी के अभिलेख के अनुसार दशरथ उसका पुत्र था, दशरथ उसका पुत्र था जो कि आजीविकाओं के लिए किया था। जी सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक और भी बात बता दे रहा हूं, अशोक की पत्नी तो कई थी, लेकिन एक पत्नी का नाम था कारुबाकी। क्या नाम था, अगर पूछेगा उसी के अशोक अपने कहने पे किस था पत्नी से सब अंक सबसे ज्यादा काटा था। प्रभावित जो थी ना, तो कारुबाकी से बहुत प्रभावित थी। कारुबाकी ने पेड़ नहीं कटवाया था, गलत बात है। ठीक है, उसके दूसरे उसी पत्नी के ने पेड़ कहने कटवा पे दिया था था। सर, उसी है, के कहने पे शशांक काटा था। कारुबाकी ने पेड़ नहीं कटवाया था, गलत बात है। एक और पत्नी था, अरे वो मतलब अशोक उस मतलब ना बौद्ध धर्म से कितनी बहुत ज्यादा पत्नी थी? खींचती थी। रीजन क्या था, अशोक कितनी? ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था ना, इस वजह से बहुत ज्यादा खींचती थी, इसीलिए उसने पेड़ कटवा दिया था। ठीक है, अब वही ठीक अशोक है, के साथ कुश्ती भी हुई थी। लेकिन कारुबाकी वो नहीं हो सकती है, तो मैं श्योर हूँ 100%, एक बार आप चेक कर लो, कारुबाकी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी किसी दूसरी पत्नी थी, कारुबाकी नहीं थी। ठीक है,
हम्म, दशरथ कौन था अशोक का? पौत्र सर। पोता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहा जाता है अशोक के बाद टोटल 6 शासक हुए, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, ठीक है। दिव्यावदान के बारे में कहता है, ठीक है। अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की, ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? अरे इडुटेरिया में लिखा हुआ है, लुसेंट में लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है कि दिव्यावदान में लिखा हुआ है? बता तो दीजिए। किसमें लिखा हुआ है? दिव्यावदान में लिखा हुआ है, ठीक है। जब सब कुछ पढ़ा देते हैं फिर भी चीज भूल जाते हैं। दशरथ की बात करें, 224 से लेकर 216 तक 8 वर्षों तक अप्रोक्स में शासक रहा। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग में जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अशोक पौत्र दशरथ वहां का शासक था। दशरथ का उल्लेख मत्स्य पुराण के अलावा आजीविकाओं के पर्वत नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में भी आपको देखने को मिलता है। आजीविका के लिए उसने, ठीक है, ध्यान मग्न होने के लिए बराबर गुफाएं में कई गुफाओं का निर्माण करवाया। इस गुफा में दशरथ के अभिलेख आज भी अंकित है, ठीक है। बराबर की गुफाएं, ठीक है, बिहार के गया में नहीं है, जहानाबाद में है, ठीक है। गया मार के मत आइएगा, ठीक है। गया में साथ थोड़ा सा हिस्सा साथ पड़ता है, साथ सटा हुआ, लेकिन मुख्यतः जहानाबाद में है। पुराणों के अनुसार दशरथ का शासनकाल 8 वर्षों का था। उसके पिता जालोक, कुणाल होता तीबर है, ठीक है। इसके पिता का नाम नहीं पता, ये तो पता अशोक का पोता है। अब अशोक का पोता तो भाई साहब अशोक का 3 बेटा था, जालोक भी था, कुणाल भी था, तीबर था। अशोक तीबर को ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। शासनकाल 8 वर्षों का था। दशरथ के पश्चात देव बर्मन, ठीक है, शतधुनास, वृद्धरथ, ठीक है, के शासन करने का उल्लेख देखने को मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग। कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग। तब मगध से आप किसका शासन समाप्त हो जाएगा? किसका शासन? अच्छा सुंग बौद्ध। हाँ हाँ ठीक है, मौर्य का। हाँ, तो मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग जो रहे, शुंग डायनेस्टी का नींव रखेगा ना, ये ब्राह्मण था ये। तब बौद्ध का कहानी समाप्त होगा। इसके बाद कौन सा आएगा? शुंग। क्या आएगा? शुंग आएगा, ठीक है। शुंग के बाद जितने भी राज्य होंगे ना, सब राज्य ब्राह्मण राज होगा। अब बुद्धों के साथ कहा जाता है से अब मतलब बुद्धों के ऊपर अत्याचार शुरू होगा, ठीक है। बौद्धों का कत्ले आम शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब जो भी शासक जो बनेंगे बौद्ध के मतलब खिलाफ बनेंगे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्लूटार्क जो था वो मतलब कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 6 लाख की सेना थी, संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क का स्टेटमेंट है, ठीक है। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा हिंदकुश पर्वत कहाँ पड़ेगा? ईरान की तरफ, ठीक है, हिंदकुश ईरान, पूरब में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर राज्य तक विस्तृत हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार, अशोक आदि मौर्य शासकों ने शासन व्यवस्था को, ठीक है, शासन व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ किया। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में विभक्त थी। पहले उत्तरापथ, ध्यान में, इसकी राजधानी सब पे याद कर ले। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। इसके अंतर्गत कौन कौन हिस्सा आते थे? उत्तरापथ जस्ट लाइक स्टेट समझ लीजिए, ठीक है, एक तरह का राज्य समझ लीजिए, ठीक है। और उसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते थे। इसको जिला समझना है तो समझ सकते हैं, कम्बोज, कंधार, कश्मीर, पंजाब तथा अफगानिस्तान का इलाका आता था, ठीक है। ध्यान, कम्बोज किसको बोलते थे? कम्बोज कश्मीर के पास का था, ठीक है। कंधार पाकिस्तान, कश्मीर, फिर पंजाब, पंजाब होते हुए अफगानिस्तान, ठीक है। ये सब आता था उत्तरापथ में। उसका अवंती, इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। इसके अंदर कथियावाड़ा, मालवा, गुजरात और राजपूताना के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, सेंटर यही था। प्राची को मगध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल का क्षेत्र आते थे। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, ठीक है, दक्षिण में थी स्वर्णगिरी। कर्नाटक का तरफ विंध्याचल के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। विंध्याचल के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र के इस प्रदेश के अंतर्गत आता था। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। मौर्यकालीन प्रांत का चक्र कहलाता, ठीक है। बाद में शामिल किया गया था 5वां प्रांत, ठीक है, कलिंग, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी, ठीक है। मौर्यकालीन प्रांत का चक्र कौन कहलाता था? चक्र कौन कहलाता था? कलिंग कहलाता था। आप हम ये बताओ, ठीक है, आप हम ये बताओ से उत्तरापथ क्या किसे बोलते थे? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला। तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैनी।
उज्जैनी, उज्जैनी, चलिए, प्राची की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, इन सारे भागों में से मगध किसे कहते थे? मगध प्राची को, प्राची को मगध कहते थे। क्या कहते थे? प्राची को मगध कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखें। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र, श्रवणगिरी, सुवर्णगिरी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसले, तोसली। ठीक है, ध्यान में रखें, बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के संबंध में मेगास्थनीय इंडिका और कौटिल्य के साथ में जानकारी मिलती है। उसकी शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। पहले तो केंद्रीय शासन, उसके बाद प्रांतीय शासन, उसके बाद नगर प्रशासन, उसके बाद ग्राम प्रशासन। ठीक है, जैसा अभी है उस समय भी वैसा ही था, कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, अभी भी केंद्रीय शासन सेंटर में मोदी जी बैठे हुए हैं, स्टेट में चच्चा बैठे हुए हैं, और नगर में तो क्या होता है, मेयर मतलब मुखिया तो होता है। ठीक है, सेम है। अभी भी त्रिस्तरीय, उस समय भी देखेंगे तो वही स्तर था, लेकिन चीजें बहुत डिफरेंट है। अभी के कंपेयर नहीं कर सकते, समझा के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन बहुत चीजें डिफरेंट है। केंद्रीय शासन मौर्य प्रशासन की भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासित प्रशासन का केंद्र बिंदु में राजा होता था। ठीक है, अभी में आप बोल सकते थे पीएम साहब। ठीक है, उस समय क्या होते थे? राजा होते थे। अभी बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए, कहने के लिए मंत्रिपरिषद, लेकिन सर्वासर्वी पीएम ही। वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौर्य राजा की समझ शक्ति का स्रोत था। मौर्य राजा ही समझ शक्ति का, वह विद्वत परिषद की सहायता से शासन करता था। एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, एक तरह से मंत्री समझ लीजिए। ठीक है, यूनानी का इंडिका से पता चलता है कि राजा की अंगरक्षिका सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेरे रहती। ठीक है, महिला होती थी। ठीक है, महिला होती राजा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, कौन होती थी? महिलाएं होती थी। कौन होती थी? महिलाएं, जो कि बड़े बड़े हथियार लिए रहती। ठीक है, और राजा के आगे पीछे जो होता था पेड़, पेड़ समझ रहे हैं ना, पेड़ को लेके चलता था। और पेड़ पे कौन बैठा हुआ रहता था? तोता बैठा हुआ रहता था, जो कि सुंदर सुंदर गाना सुनाता था। समझे? समझ रहे हैं ना? तोता गाना भी सुनाता था, और ठीक ना, वो थोड़ा जासूसी वाला भी काम कर लेता था। तो ये सब काम करता था। ये आपको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को लग रहा हो कहानी सुना रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 का 7 का किताब निकाल कर पढ़ लीजिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव आमंत्रण से उपदा परीक्षण के बाद होता था। उपदा परीक्षण बहुत टफ परीक्षण था, समझिए, एक तरह का इंटरव्यू होता था। कैसा इंटरव्यू? यूपीएससी से भी टॉप इंटरव्यू होता था। पूरा करेक्टर की जांच की जाती थी, पूरा इतिहास का जांच किया जाता था, आपने क्या किया नहीं किया, अपने जीवन उस तरह का होता था। किसी भी अधिकारी को चुनने के लिए उपदा परीक्षण से गुजरना पड़ता था। जो बड़े अधिकारी को क्या बोलते, आमत्या बोलते थे। ठीक है, आमत्या। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव आमत्यों में से होता था, जो उपदा परीक्षण के बाद होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री का भी उल्लेख है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री थे, जैसे कि संभवतः प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता, युवराज सम्मिलित थे। प्रधानमंत्री तो जानते ही है, प्रशासन को देखते थे। पुरोहित जो थे धार्मिक कार्य, सेनापति सेना को, सन्निधाता राजस्व को, और युवराज जो होता था राजा का अगला, द मैन हु बिकम द नेक्स्ट किंग। ठीक है, युवराज। ठीक है, ये अत्यधिक तुरंत कार्यों पे राजा को सलाह देते थे। ठीक है, राजा को एडवाइस देने के लिए होते थे। तो ये सेंटर की बात हो गई। जो हमने जो पढ़ा, किसकी बात हो गई? मौर्य प्रशासन के समय सेंटर की बात हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आप चलेंगे प्रांत में, चलेंगे कह रहे कैसे, मैंने बता सकी। एक तो केंद्रीय शासन तो था ही, उसके बाद मतलब क्या था? केंद्रीय शासन के बाद क्या था? प्रांतीय शासन भी था ना, प्रांतीय शासन। अब प्रांतीय शासन के बाद क्या था? नगरीय और ग्रामीण शासन भी था कि नहीं? दूसरी तरफ प्रांतीय शासन में चलेंगे, वह राज्य में चलेंगे। तो केंद्र के कई प्रांतों में प्रांत को क्या बोले? चक्र बोलते थे। ठीक है, तो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों में बांटा गया। पूर्वी प्रांत में कौन आता था? तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा सम्मिलित है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान सम्मिलित है। पश्चिमी प्रांत की बात करेंगे तो इसके अंत का आधुनिक मलवा आता था, मालवा और गुजरात आता था, काठियावाड़, राजस्थान है। दक्षिणी प्रांत में विंध्याचल पर्वत, क्या रहता है? विंध्याचल पर्वत से मैसूर तक का प्रवेश आता था। ठीक है, प्रांतों का प्रमुख प्रांतपति गवर्नर होते थे। मौर्य साम्राज्य के राजवंशी होते थे। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे जो प्रांत जो थे ना, कौन थे प्रांत? तो प्रांत जो सारे के सारे थे, कहाँ गए यार? यही थे प्रांत। ठीक है, उत्तरापाथ, अवंती, ठीक है, दक्षिणापाथ, प्राची, इन्हीं सारों को बांट के प्रांत भी बनाया गया था। ठीक है, अब प्रांतपति होते थे कौन? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होते थे। प्रांतपति कौन होते? जो कि मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, परिवार के ही लोग होते थे। राजवंश के लोग, सामान्यतः राजकुमार को बना दिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ठीक है, तो वहां पे मतलब दबाने के लिए किसे भेजा गया? सुसीम और किसे भेजा गया? अशोक को भेजा गया। अशोक कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? अवंती का। कहाँ का था?
अवंतिका था, ठीक है। तो मतलब जो राज्यपाल जो प्रांत के बनते थे वो क्या होते थे, राज्य परिवार के लोग ही रहते थे, ताकि भविष्य में विद्रोह भी हो तो मतलब विद्रोह होने की किसी प्रकार की संभावना ही ना हो। केंद्रीय शासन की भौतिक प्रांतीय शासन भी मंत्री परिषद होती थी। प्रांतपति का केंद्र से सीधा संपर्क रहता था। प्रांतपति जो होते थे ये एक तरह से राज्यपाल हो गए, ठीक है। राज्यपाल, इसका संबंध किससे, राज्यपाल का सीधा संबंध किससे होता है, राज्यपाल सीधा सीधा रिपोर्ट किसे देता है, प्रतिनिधि का रिपोर्ट राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र में है। यहाँ पे केंद्र में कौन कौन है, तो यहाँ पे केंद्र में मौर्य शासक है। अरे हम पढ़ाते समझ में आता ना, ऊपर ऊपर नहीं ना जा रहा है, नहीं सर। ठीक है। केंद्र में कौन है, मौर्य शासक है। तो डायरेक्ट प्रांतपति किसे रिपोर्ट करेगा, तो मौर्य शासक को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। आप देखेंगे राज्य में क्या होता है, राज्य में, ठीक है, राज्य में क्या होता है, मंत्री परिषद होता है ना। अरे राज्यपाल को हेल्प करने के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद नहीं होता है। तो जी राज्य सर। में भी मंत्री परिषद है, सेंटर में भी राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए मंत्री परिषद है। प्रांत को चक्र कहते थे। इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडल को प्रशासनिक विभाजन में किया, अभी भी क्या है। अरे बिहार में क्या है, बिहार एक प्रांत है, तो बिहार में क्या है, मंडल है ना, प्रमंडल है कि 9 गो प्रमंडल है। और उन प्रमंडल के महामात्या, ठीक है, महामात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों का नाम प्रदेष्टा भी, प्रादेशिक भी मिलते हैं, ठीक है। प्रदेष्टा एसडीएम टाइप का अधिकारी होता था, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, उसी टाइप का अधिकारी होता था उस समय, ठीक है। उसको प्रदेष्टा भी प्रादेशिक कहते थे। अब बात करेंगे मंडल। जैसे देखें बिहार में कितना, 9 गो मंडल, और 9 गो मंडल में कितना जिला होता है। जैसे बोले तिरहुत मंडल में कितने, 6 गो जिला। तो उस समय भी सबसे पहले प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, और मंडल के बाद क्या होते थे, मंडल को जिला में बांट देते थे। और जिला जिन्हें आहार या फिर विषय कहते थे, जिला को क्या बोलते थे, आहार या विषयपति। और जो विषयपति को जो चलाता, सॉरी जो विषय को चलाता था उसको क्या बोलेंगे, विषयपति बोलेंगे। समझ रहे हैं, तो सिंपल सा, ठीक है। देखिए मौर्य साम्राज्य को और गुप्ता को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये सारा सारा आपको लगा सिर्फ वर्तमान में भारत का स्वरूप पर है। इसीलिए भारत का जो इतिहास जो है, हमारा समृद्ध इतिहास है, कहीं ना कहीं से देखेंगे कुछ ना कुछ कल्चर जो है वर्तमान स्वरूप में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस समय का जो शासन व्यवस्था था, उसी तरह सभी स्टेट का डिवीजन, सेंटर का डिवीजन अभी भी उसी आधार पे किया गया है, ठीक है। देख रहे कितना क्लियर बता रहा है। सबसे प्रांत होता था, प्रांत का प्रमंडल होता था, प्रमंडल को जिला में बांटते थे, समझ रहे हैं ना। जिला का प्रशासन कोई और देखता था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो स्टेट का प्रशासन तो देखता है, उसको प्रांतपति कहते थे ना। जो प्रमंडल का देखता था उसको क्या बोलते थे, महामात्या, महामात्या कहते थे। या फिर प्रदेष्टा में प्रादेशिक मिलता था। उसके बाद जिला आता था, जिला को आहार या फिर विषय कहते थे। अब विषय का जो हेड जो था उसको विषयपति कहते थे, ठीक है। अब हो गया नगर प्रशासन। मेगाथनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र जैसे बगैर नगर प्रशासन का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ये थे नगर निगम का अधिकारी। शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए, नगर निगम चाहिए ना, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को, ठीक है, एस्ट्रोनोमाई कहा। यही सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। नगर निगम का काम होता है सड़कों में नगर निर्माण से, सड़क निर्माण वगैरह सब कुछ करवाना, सुरक्षा क्या बोलते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना। सेम उसी समय था, ठीक है। नगर का प्रमुख नगराध्यक्ष थे, वर्तमान स्वरूप में क्या मेयर है, ठीक है। नगर प्रशासन में समितियों का महत्वपूर्ण सहयोग था। इनकी संख्या 6 थी, और 6 में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5 थी। मतलब एक नगर को चलाने के लिए 30 सदस्य होते थे। समिति 6 थी, या प्रत्येक समिति में 5-5 को सदस्य होता था। एक था शिल्प कला का समिति, जो कि शिल्प कला के काम देखते थे, इसमें भी 5 लोग थे। इसका मुख्य कार्य नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना था, नगर की सफाई करना था। भाई साहब नगर निगम यही काम करती है ना। दूसरा था विदेश समिति था, इसका मुख्य विदेशी प्रमुख, इसका कार्य क्या था, मुख्य कार्य विदेशी के रहने खाने, दवा, मृत्यु तो हो जाने पर उनकी परंपरा के अनुसार सभाधाम की व्यवस्था करना, प्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना था। तो अभी विदेशी का काम तो नहीं करता, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लवारिस लाश मिलता है तो उसका उसका सभादान करने के काम, उसके मतलब जलाने के काम कौन करता है, वो भी काम नगर निगम का ही है, पता है ना। कोई बॉडी को कोई क्लेम नहीं करेगा तो नगर निगम ही उसको मतलब पूरे काम मतलब नहीं करती, क्या बोलते हैं उसको, म्युनिसिपैलिटी नहीं बोलते हैं, तो वही काम करती है, ठीक है। उस समय भी उसका काम था। विदेशी समिति में भी, ठीक है, 5 सदस्य थे। 5 शिल्पकला में भी थे। तीसरा में आते जनसंख्या समिति। इसका मुख्य कार्य जन्म मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना। कौन काम करती है, अभी नगर निगम करती है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने कहाँ जाओगे आप, नगर निगम नहीं जाएंगे। यस उद्योग व्यापार समिति। इसका मुख्य काम उद्योग कार्य, उद्योग व्यापार में नियंत्रण, वस्तुओं मूल्यों का निर्धारण, वस्तुओं की बिक्री करने की व्यवस्था। ये काम में भी नगर निगम में भी आता है, समझ रहे हैं ना। आपको क्या लेना पड़ता है उसको,
दुकान वगैरह ये सब लेंगे, दुकान उकान से संबंधित जो टॉल वगैरह जो कट्टा उट्टा सब इसी के अंतर्गत आता है। वस्तु निरीक्षक समिति बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मिलावट पे रोक लगाती है, ठीक है। कर निरीक्षक समिति, इस समिति का कार्य प्रत्येक विभाग के प्राप्त करों का वेतन रखना, करों की चोरी को रोकना, करों की चोरी के लिए मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान किया गया था, मतलब टैक्स चोरी जो करेगा उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे चीज जो अभी भी वर्तमान स्वरूप में मिला के पढ़ेंगे तो आपको भूलाएंगे नहीं, आपको चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे नगर प्रशासन हम लोग पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे ग्राम प्रशासन। एक चीज मिसिंग किया, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। जितने भी प्रशासन जो थे ना, जो भी समिति जो थी, सब में 5-5 सदस्य थे। टोटल समिति की संख्या कितनी? 30 सर। 6। और प्रत्येक में सदस्य संख्या 5, मतलब पूरे पाटलिपुत्र शहर को चलाने के लिए 30 लोगों की आवश्यकता थी। समझ रहे हैं ना? एक तरह से समझिए भाई साहब, ये पार्षद हो गए। क्या हो गए ये? पार्षद हो गए, ठीक है। समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं था, बस समझा रहा हूँ से ऐसा होता होगा। अभी के वर्तमान के स्वरूप में इतिहास को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। जो भी अच्छा टीचर होता है ना, उसको कनेक्ट करता है चीजों को वर्तमान के स्वरूप से, ताकि बच्चे को चीजें याद रहे, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा। वैसे बहुत बोरिंग होता है इतिहास, ठीक है। आप लोगों को तो बोरिंग ही लगता होगा, नहीं? नहीं सर। लेकिन मैंने लगभग 10 साल तक इतिहास को पढ़ा है, मुझे बहुत मजा आता है। चलिए जी जी। अब आगे चलेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी को नगरक कहते थे, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन ग्रामीणी, ग्रामीण या ग्रामणी कहलाता था। 5-10 गांव की व्यवस्था को गोप कहते थे। जस्ट लाइक गोप इज ए प्रखंड। क्या होता था? प्रखंड, ठीक है। 5-10 गांव की व्यवस्था गोप कहलाता था, ठीक है। व्यवस्था करता जो था गोप कहलाता था। इसके ऊपर स्थानीय होता था। इसके ऊपर क्या होता था? स्थानीय होता था, ठीक है। जो जनपद के चौथाई भाग का प्रबंध करता था। मंत्री परिषद की बात करें, राजा एवं प्रांतपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा सेंटर में, प्रांतपति राज्यों में। इसके लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। इस मंत्री परिषद में 12 से लेकर 20 मंत्री होते थे। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य थे। 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था, जिसका निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते थे। सैलरी दिया जाता था, कितने? 12,000 पन मिलते थे, ठीक है। पन क्या चीज का? पन क्या चीज का करेंसी था? तांबा, सोना, हीरा, तांबा। मोती, या फिर तांबा का? तांबा। बिल्कुल क्या था? तांबा का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजा या प्रांतपति मंत्री परिषद के निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। अब ध्यान रखें, क्या था? बाध्य नहीं था। गुप्तचरों एवं सलाहकारों की सहायता से राजा में प्रांतपति अंतिम निर्णय पे पहुंचता था। अमात्य मंडल, ठीक, केंद्रीय अमात्य मंडल क्या होता था? तो केंद्रीय प्रशासन की सुविधा के लिए कई केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था विभागों में विभक्त था। जिसे तीर्थ कहते थे। तीर्थ जो थे एक उच्च प्रकार का मंत्री ही होता था, मतलब अधिकारी होता था, मंत्री नहीं होता था, तीर्थ अधिकारी होता था, जिसके, ठीक है, जिसके बारे में अर्थशास्त्र में वर्णित है। प्रत्येक विभाग के प्रमुख को आमत्य कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, ठीक है। समझिए, एक तरह के आईएएस अधिकारी होते थे, जिस भी डिपार्टमेंट पे जाते थे उस डिपार्टमेंट के हेड होते थे। जो भी जिस डिपार्टमेंट तीर्थ होगा उसी डिपार्टमेंट का क्या होगा? हेड हो जाएगा, ठीक है। अब आते थे प्रधानमंत्री पुरोहित। तो पुरोहित क्या? उस टाइम 16 बताए थे ना? कहाँ 16 बताए थे हम? 16 या 15 अभी कुछ टाइम पहले क्या आई थी। क्या 16 बताए थे हम? ये बोले थे हम्म 6। 16 क्या हम बता दिए? ये बताए थे नगर को चलाने के लिए तो 6 गुने 5 30 सदस्य, ये बताए होंगे। 16 क्या नहीं बता? तीर्थ तो 18 है। कुछ बताए थे 16। क्या बता दिए भाई हम? 16 कुछ याद नहीं है क्या बताया तो 16? हम्म जब क्वेश्चन 16 सोल्व कर थे ना उसी टाइम बताए थे। 108 16 वाला कुछ बताए थे, हमको नहीं पता क्या बताए। तुझे पता भी नहीं क्या बताया था? नहीं, ये तीर्थ जो थे ना 18 ही थे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अर्थशास्त्र में देखने को। तीर्थ जो थे ना, ये सीनियर अधिकारी होते थे। क्या होते थे? सीनियर अधिकारी होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पुरोहित की बात करें, धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था, उसके बाद, ठीक है, खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये विष्णुगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुआ था? खल्लाटक हुआ था, ठीक है। अशोक का प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो राधा गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त। राधा। बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, बात करेंगे तो बिंदुसार के समय यह भी कौटिल्य जो था ना, चंद्रगुप्त समय से दोनों विभाग का मतलब अधीन थे। ठीक है, ध्यान में इंपॉर्टेंट है। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। जो पुरोहित जो होते थे ना, वही धर्म के मतलब क्या होते थे, वो भी मतलब क्या होते थे, अधिकारी भी होते थे। बिंदुसार के समय से ही, ठीक है, विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री एवं उसके बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो मतलब ये कौटिल्य जो थे ना, ठीक है, विष्णुगुप्त जो कौटिल्य जो थे बिंदुसार के समय भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समाहर्ता, कलेक्टर बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये सब तीर्थ है, ये सब क्या है, ये सारे कलेक्टर साहब थे, क्या थे, नहीं बोलते समाहर्ता व्यास अभी भी यूज होता है। ठीक है, इसका काम है राजस्व विभाग का प्रधान था, इसका काम था टैक्स कलेक्टर में, क्या था, टैक्स कलेक्टर। अरे कलेक्टर का शब्द जो बनाया था इसके शासनकाल में, किसके, 81 किसके शासनकाल में कलेक्टर का शब्द, कार्नवालिस। हाँ, किसके समय, कार्नवालिस के शासनकाल में साथ था। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने ही शुरू में वो पद को बनाया गया था। ठीक है, तो यही समाहर्ता जो था ये मौर्य काल के समय में एक प्रमुख तीर्थ भी हुआ करता था। ठीक है, सन्निधाता एक राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज जो था राजा का उत्तराधिकारी था। प्रदेष्टा एक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, नायक की बात सेना का नेतृत्व करता था, सेनापति था। ठीक है, कर्मांती क्या होता था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, जांच करता था उद्योग धंधा का। व्यवहारिक क्या था, तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता है। व्यवहारिक जो था, नहीं व्यवहार न्यायालय भी बोलते हैं, वर्तमान स्वरूप में भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा प्रदेष्टा जो होता था, फौजदारी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा, और दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश का, ठीक है, क्या बोलते थे, व्यवहारिक। ठीक है, मंत्री परिषद अध्यक्ष की बात करेंगे ना, मंत्री परिषद का अध्यक्ष था, ध्यान में रखेंगे। दंडपाल क्या होता था, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी को बोलते थे दंडपाल। अंतपाल क्या होता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, सीमा से सटे दुर्ग का रक्षा करने के लिए अंतपाल होता था। दुर्गपाल क्या होता था, दुर्गपाल के दुर्ग के अंदर, दुर्ग के भीतर मतलब किला के अंदर दुर्गों का प्रबंधक करता था, उसको बोलते थे। नगरक क्या होता था, नगर का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको नगरक बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रशासता, कह रहा है राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला, राजकीय अज्ञातों को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। दौबारी क्या था, राजमहलों को देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी को दौबारी कहते थे। अंतवर्षी कौन था, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी जो था उसको अंतवर्षी कहते। आठवीं क्या था, आठवीं, आठवीं जो था फॉरेस्ट ऑफिसर था, वन विभाग का प्रधान अधिकारी को, ठीक है, ये आईएफएस था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से गया था ये। ठीक है, सीनियर अधिकारी होता था आठवीं के। जितने भी 18 थे ना, 18 के 18 बहुत ही सीनियर अधिकारी थे। जिस भी डिपार्टमेंट में जाते थे उसका मतलब क्या होता था, हेड होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस सारे अधिकारियों को कभी कभी पूछ देते कि इनका कौन सा काम है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, पता है सन्निधाता का काम क्या होता है, सन्निधाता, टैक्स कलेक्टर। समाहर्ता का काम क्या फिर होता था, तो फिर समाहर्ता सेंटर मतलब समाहर्ता राजा के ट्रेजरी का था, और ये उसमें था स्टेट में। समाहर्ता जो होता है राजस्व विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। ठीक है, समझ गया ना, एक राजस्व विभाग का था, एक राजकीय कोषाध्यक्ष था। ठीक है, आपका भी मिला जुला के सही है। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते थे, प्रदेष्टा। प्रदेश। दीवानी न्यायालय, व्यवहारिका। अरे बोल क्या नहीं रहे आप लोग, दीवानी न्यायालय को क्या बोलते थे, याद कैसे होगा। सेना का नेतृत्व कौन करता था, सेना का नेतृत्व, नायक। नायक। उद्योग धंधे का प्रधान निरीक्षक कौन था, कर्म। कर्मांतिक। कर्मांतिक था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दंडपाल का क्या काम होता था, सेना को कौन सा सामग्री जुटाना है, नहीं उस सब का काम दंडपाल था। अंतपाल और दुर्गपाल में क्या अंतर था, अंतपाल और दुर्गपाल में, सीमावर्ती दुर्ग। देश के भीतर देश के भीतर के दुर्गों का दुर्ग रक्षा के करना। बाहर का। एक का काम था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा, सीमा से सटा हुआ जो दुर्ग था उसका रक्षा करता था। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक जो था दुर्गपाल था। नगर का प्रमुख अधिकारी नगरक। नागरक हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रशासता क्या था, प्रशासता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्कीव क्या बोलते हैं, आर्कीव बोलते हैं ना, आर्कीव ना बोला जाता है। हाँ,
आर्काइव। आर्काइव, बिल्कुल ठीक है। आठवीं क्या होता था? आठवीं वन IFS। विभाग अधिकारी। बिल्कुल ठीक है, वन विभाग का अधिकार था। ठीक है, अंतवर्षी के सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान था। ठीक है, ये मुख्यतः इसका एक और भी काम था, जो सम्राट जब ये जाते थे ना शिकार वगैरह करने के लिए, तो उसपे भी मतलब सम्राट को ध्यान रखता था, मतलब बॉडी गार्ड था, अंगरक्षक था। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था की बात करेंगे तो ये मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बड़ा ही व्यवस्थित था। ठीक है, मौर्य कालीन गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत ही व्यवस्थित एवं संगठित थी। गुप्तचरों को गुड पुरुष कहते थे तथा इसके प्रमुख अधिकारियों को, ठीक है, सर्प महामात्य कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, ठीक है, गुड पुरुष कह के इनको कहाँ पुकारा गया था? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, गुप्तचरों को गुड पुरुष किसमें कहा गया है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। ठीक है, चलिए नीचे के लोग सारे लोग सो चुके हैं क्या? एक बार हाथ उठाइए तो सभी लोग। दो प्रकार के गुप्तचर व्यवस्था था, एक संस्था था, दूसरा संचार था। संस्था क्या होता है? संस्था एक जगह पे फिक्स होता है ना, संस्था नहीं ना उठ कर जाती, नहीं बोलते अरे हम तो अस्थाई, हम तो संस्था, हम कहाँ जाने वाले। ठीक है, तो संस्था जो था, ऐसे गुप्तचर को संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। ये 5 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक जगह होता था। ठीक है, एक कपाटिक रूप होता था, ये विद्यार्थियों के भेष में रहते थे। उदासी था, ये सन्यासी के भेष में। सन्यासी क्या होता है? उदास होता है, नहीं कपाटी। ठीक है, विराटी के वेश में है। गृहपति ये किसान के वेश में रहते थे, गृहपति। एक होता वैदहक, ये व्यापारी के भेष में होते थे। तापस की बात करें, तपस्वियों के भेष में होते थे। समझ गए? तो ये सारे अपना भेष बदल बदल के क्या करते थे? गुप्तचर का काम करते थे। कपाटी किसके रूप में होते थे? स्टूडेंट के रूप में। उदासित किसके रूप में होते थे? सन्यासी के रूप में, उदाय स्थित। गृहपति, गृहपति किसान के रूप में। वैदेहक व्यापारी के रूप में। और तपस्वी, त से तपस्वी, त से तापस। ठीक है, ये तपस्वी के रूप में होते थे। सैयारा क्या होते थे? तो इसको भ्रमणशील होते थे, लेकिन इनको संचार भी बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? संचार। संचार क्या होता? संचार सेवा। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं बोलते संचार सेवा। तो संस्था क्या होता था? एक जगह रह के सारे प्रकार के कार्य को करते थे, जबकि संचार की बात करें घूम घूम कर करते थे। ठीक है, इसमें भ्रमणशील गुप्तचर होते थे 4 प्रकार। एक संतरी होता था, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर, रॉ, जस्ट लाइक रॉ समझ लीजिए। ठीक है, तीक्ष्ण की बात करें सुखीर गुप्तचर थे। ठीक है, रसद की बात करें क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर थे, बस फूट देता था, मतलब किसी भी तरह से, मतलब किसी भी खतरा वगैरह को लिए, ठीक है, हमेशा तैयार रहता था। और एक होता था परिवार जी का, ये भिक्षुनु भेष में रहती थी। ठीक है, भिक्षुनु भेष में रहती थी, जिसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। इसमें मतलब फीमेल होती थी। ठीक है, परिवारजिका में, ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो होती थी ना, ठीक है, उनको इसमें मुख्यतः शामिल किया जाता। भिक्षुनु के भेष में रहती थी, ये हेल्प करती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते जो अन्य देशों की नौकरी कर लेते थे, सूचनाएं भेजते थे, ऐसे गुप्तचर को, ठीक है, उभय वेतन कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन देश है, तो वहां पे गए, वहां पे रहने लगे, और उसका नौकरी कर लिया, फिर वहां से मतलब सारे सूचना को मतलब क्या कर रहा है? भेज रहे थे। भारत का कोई गुप्तचर जाकर पाकिस्तान में जाके नौकरी करने लगे, जैसे एक गुप्तचर के नाम था रविंदर, टाइगर रविंदर कहते थे उनको। ठीक है, क्या नाम था उनका? रविंदर करके कुछ था, टाइगर करके। वो पाकिस्तान के सेना में जाके ना, वो किस रैंक पे चले गए थे? मेजर के रैंक पे पहुंच गए थे। समझ रहे हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान में गए, रॉक एजेंट बन के पाकिस्तानी सेना में शामिल भी हो गए। मेजर से ऊपर रैंक पे चले थे, कर्नल के रैंक पे कि मेजर के रैंक पे चले गए थे, उस रैंक पे पहुंच गए। ठीक है, वही सेना के एक उच्च अधिकारी की बेटी से मतलब विवाह भी कर लिया। ठीक है, 1971 के युद्ध में मतलब क्या बहुत अधिक हेल्प भी किया, इसी की वजह से हम लोग युद्ध भी जीते। रॉ की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 1971 के वार में। ठीक है, लेकिन बाद में फिर पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, एक बार व्यक्ति की गलती की वजह से। तो ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो कि दूसरे देश में जाके नौकरी कर लेते, तो सूचनाएं भेजते, उनको उभय वेतन कहते थे। गुप्तचर का अधिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के, अपराधों को रोकथाम करने के लिए पुलिस भी होती थी, जिन्हें रक्षिन कहते थे। एक और भी कोई शब्द का प्रयोग किया गया, उसको बोला जाता था, क्या बोलते थे? उग्र। उग्र, उग्र कहाँ बोला गया है? इसी तरह नहीं, उग्र गुप्ता पे, इधर नहीं है। ठीक है, सॉरी, पहले होगा उग्र। ठीक है, अब अगर न्याय प्रशासन की बात करेंगे तो सबसे छोटा न्यायालय ग्राम होता था, इसमें ग्रामीण वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। ठीक है, समझिए कि पंचायत टाइप के। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रह न्यायालय, आवर्तिक न्यायालय, दुरन्मुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय और केंद्रीय न्यायालय होता था। लेकिन सबसे बड़ा न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन होगा? तो सबसे बड़ा खुद राजा ही होता था। सबसे उच्च न्यायालय का राजा का न्यायालय होता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राजा। ग्राम न्यायालय तथा राजा न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थलीय न्यायालय,
दीवानी न्यायालय, इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ थे, व्यवहारिक कहा जाता, दीवानी न्यायालय को व्यवहारिक कहते थे। दूसरा जो था कंटक शोधन न्यायालय, जो कि फौजदारी न्यायालय था, इसके ऊपर प्रतिष्ठा कहा जाता है। इसमें मारपीट एक्शन से भरपूर चीज, अरे छोटा मोटा झगड़ा वगैरह जो होता था उसको निभा लेते हैं, ठीक है। इसमें मारपीट वाला केस, ठीक है, हत्या वाला केस, इस सब टाइप का आता था फौजदारी में, जो कि अभी भी आता है। तो दीवानी न्यायालय के प्रमुख को क्या बोलेंगे? व्यवहारिक। क्या बोलेंगे? व्यवहारिक। इसको व्यवहारिक न्यायालय भी कहते थे। कंट शोधन न्यायालय, ठीक है, देखने में नाम लगे खतरनाक लगे, कंटक शोधन, ये फौजदारी न्यायालय होते थे। इसके जो प्रमुख जो होते थे उसको प्रतिष्ठा बोलते थे। खत्म कर लूं पूरा कि कल पढ़ाऊंगा? कौन सा? कल पढ़ाऊंगा, वेरी गुड। मुझे लगा से आप लोग थोड़ा उम्र रहे हैं।